Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher from Vishwas School. Students, in our previous video, we have discussed about scientific management और वहाँ हमने बात की scientific management के principles की। तो यहाँ जो प्रिंसिपल्स थे वो सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को शो कर रहे थे कि कैसा होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, कॉपरेशन का माहौल होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए हर एम्प्लॉय की। लेकिन अब ये सब चीज़ें हम लाएं कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, इन सब चीज़ों को हम कैसे फॉलो करें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेलर ने हमें दी कुछ टेक्निक्स साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो उन टेक्निक्स का यूज़ करते हुए आप वो सारे प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो फर्स्ट प्रिंसिपल की जो उन्होंने बात की वो था फंक्शनल फॉर्मेनशिप। तो यहाँ उन्होंने ये कहा कि इस टेक्निक के अकॉर्डिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास जो भी एक काम है, जो एक्टिविटी आपको करना है, उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। एक पूरे वर्क को छोटे छोटे टास्क में बांट दो और वो टास्क उस पर्सन को दो जिसकी उस पास उससे रिलेटेड स्किल है, नॉलेज है और वो उस काम को करने में इंटरेस्टेड है। अब हर एक पर्सन एक ही टास्क को अगर बार बार करेगा तो वो हो जाएगा उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाएगी आपके एम्प्लॉयज़ में, तो वो हो जाते हैं एक्सपर्ट्स उस काम में। ओके, तो यहाँ ये जो आपका टेक्निक है ये पूरी तरह से किस पर बेस्ड है? स्पेशलाइजेशन पर, कि जब कोई पर्सन किसी एक काम में स्पेशलाइज्ड हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। तो यहाँ इन्होंने बात की है काम को डिवाइड करने की। तो इस पर इन्होंने बोला कि एक जो फैक्ट्री का मैनेजर होता है वो अपने अंडर 2 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो डिवाइड कर ले। फैक्ट्री मैनेजर अपने काम को 2 सब डिपार्टमेंट्स में बांट दे। फर्स्ट उन्होंने बोला कि आप कर दीजिए एक प्लानिंग का डिपार्टमेंट जिसको हैंडल करेगा प्लानिंग ऑफिसर। दूसरा हो आपका प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट जिसको हैंडल करेगा प्रोडक्शन ऑफिसर। इस तरह से आपका काम जो है वो 2 डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जो है काम को संभालने के लिए होंगे 4 एक्सपर्ट्स। दोनों डिपार्टमेंट्स में काम को संभालने के लिए हमारे पास होंगे 4 एक्सपर्ट्स। तो प्लानिंग का आपका जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपका जो पहला एक्सपर्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड रूट क्लर्क। ओके, अब इस रूट क्लर्क का क्या काम होगा, ये डिसाइड करेगा काम के रूट को, कि काम किस रूट से होकर के जाएगा। मीन्स क्या सीक्वेंस रहेगी, एक काम को पूरा करने के लिए आपको क्या स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ेगा, वो सारा रूट ये फाइनलाइज करता है रूट क्लर्क। नेक्स्ट आपके पास जो एक्सपर्ट होता है वो होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब इसका काम है इंस्ट्रक्शंस कार्ड्स को बनाना, प्रिपेयर करना। उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी वर्कर्स से रिलेटेड कि उन्हें क्या काम करना है, क्या उस काम को करने का प्रोसीजर है, उसमें क्या मटेरियल यूज़ होगा, कौन सी मशीन्स के ऊपर काम करना है। सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी वर्कर्स के लिए। बट ये उस वर्कर को डायरेक्ट नहीं देगा, ये देगा उनके गैंग बॉस को। ठीक है, अब गैंग बॉस कौन है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम उस कैटेगरी तक पहुँचेंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जैसा नाम है वही काम करता है। टाइम देखता है आपकी एक्टिविटीज़ का, कि जितना टाइम डिसाइड किया गया है उतने टाइम में काम पूरा हो जाए। कॉस्ट जो है आपकी, जितनी कॉस्ट आपने पहले एस्टिमेट लगाया उतनी कॉस्ट में काम पूरा हो जाए।
टाइम और कॉस्ट दोनों ही बढ़ने नहीं चाहिए। अगर बढ़ रहे हैं तो ये क्लर्क उनका रीज़न फाइंड आउट करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट जो आपके पास होता है वो होता है डिसिप्लिन ऑफिसर। अब डिसिप्लिन ऑफिसर का काम है डिसिप्लिन को मेंटेन करना, कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में काम है वो एक ऑर्डर में पूरा हो, रूल्स के साथ पूरा हो, तो आपका जो माहौल है वो डिसिप्लिन का बना रहे। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफिसर की, कि उसके अंडर कौन कौन से एक्सपर्ट्स जो हैं वो काम करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट होता है गैंग बॉस। अब कौन होता है ये गैंग बॉस? देखो, लेबरर्स या वर्कर्स बहुत सारे होते हैं, सभी को एक पर्सन हैंडल नहीं कर सकता, तो हम उनके बना देते हैं ग्रुप, कि जैसे 10 लेबरर्स का एक ग्रुप बना दिया, उस टीम का एक हेड बना दिया, तो उस हेड को कहा जाता है गैंग बॉस। एक गैंग बना दिया वर्कर्स का, उस गैंग का जो हेड है उसको बोलते हैं गैंग बॉस। तो देखो यहाँ जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ने जो इंस्ट्रक्शंस वाले कार्ड बनाए थे वो देता है गैंग बॉस को। गैंग बॉस आगे अपने नीचे जो 10 वर्कर काम कर रहे हैं उन्हें वो इंस्ट्रक्शन कार्ड्स देगा। ठीक है, और इसका काम है कि ये इंश्योर करे कि इसके वर्कर्स सही तरीके से काम करें, उनके पास मटेरियल मशीन्स सब जो है वो अवेलेबल हो। देन आपके पास होता है स्पीड बॉस। ये स्पीड को देखता है कि काम ठीक स्पीड से पूरा हो रहा है या नहीं, स्लो तो नहीं है स्पीड्स वर्कर की, अगर है तो उसके रीजंस फाइंड आउट करेगा। आफ्टर देन होता है रिपेयर बॉस। अब इसका काम है मशीन्स में अगर कोई कमी आ गई है तो उन्हें जो है वो रिपेयर करना और उन्हें चलती हुई हालत में रखना, कि वो रनिंग रहें, चलती रहें मशीन्स, खराब ना हो कोई भी चीज़। नेक्स्ट आपके पास होता है इंस्पेक्टर। तो ये इंस्पेक्टर क्या करता है? इंस्पेक्ट करता है कि आपका जो भी काम हो रहा है वो सही ढंग से हो रहा है या नहीं, क्वालिटी कैसी है आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी, ये इन सब चीज़ों को इंस्पेक्ट करेगा और देखेगा कि काम अच्छे ढंग से चले। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास, अब ये टेक्निक हमारी एक पूरी हुई फंक्शनल फॉरमैनशिप की। नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक होती है दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन की जो टेक्निक है वो कहती है कि कोई भी आपने काम करना है उसके पहले से कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दो। स्टैंडर्ड्स का मतलब कुछ टारगेट पहले ही डिसाइड कर लो कि ये काम ऐसे और इतना पूरा हो जाना चाहिए। जैसे पर डे का हम डिसाइड कर ले कि एक दिन में एक वर्कर ने 10 यूनिट्स बनानी है। अब ये हो गया स्टैंडर्ड फिक्स। अब दिन पूरा होने के बाद अगर वो वर्कर उतना काम कर रहा है तो इट्स ओके, नहीं कर पाया तो रीजंस फाइंड आउट करेंगे हम कि क्यों नहीं हो पाया। मशीन हमारी ख़राब थी या वर्कर के काम में ही कुछ कमी थी, तो हम रीज़न देखेंगे। ओके, अब ये जो आपका स्टैंडर्ड है ये क्वांटिटी को लेकर नहीं, क्वालिटी को लेकर भी आप सेट कर सकते हैं कि जो भी मैं गुड्स प्रोड्यूस करूं उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। तो अगर वो स्टैंडर्ड पूरा कर रही हैं गुड्स जब एक्चुअल में प्रोडक्शन होगा तो वेरी गुड, नहीं कर रही हैं तो हम रीजंस फाइंड आउट करेंगे। सो ये टेक्निक आपकी वेस्टेज से बचाती है आपको, कि कल को ये नहीं हो कि कोई बिना स्टैंडर्ड के काम हमने कर लिया और एंड में जाके हमने देखा कि अरे ये सारा तो गलत है। नहीं, यहाँ आप थोड़े थोड़े टाइम गैप के बाद उसे मैच करते हो अपने स्टैंडर्ड से। अगर हो रहा है तो गुड, नहीं हो रहा है तो रीजंस निकालते हैं हम। आफ्टर देन आपकी जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। अब ये टेक्निक कहती है काम को कर दो सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब कोई भी अननेसेसरी उसमें अगर जो है कुछ है तो वो चीज़ें जो है आप रिमूव कर दो। अब अननेसेसरी आप कोई साइज़ का प्रोडक्ट बना रहे हो सपोज़,
क्वालिटी आप अननेसेसरी वेरिएशंस कर रहे हो, टाइप्स आपकी जो है वो कुछ ज़्यादा ही आपने रेंज रख दी है, तो वो अननेसेसरी चीज़ें हटा दी जाएं। प्रोडक्शन वर्क हमारा सिंप्लीफाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल कि शूज़ की कंपनी है, तो वो अगर देखो 1 2 3 ये साइजेस बनाना इज़ नॉर्मल, इतना ऐसा साइजेस होते हैं मार्केट में। बट अगर आप ऐसे पॉइंट में साइज बनाओगे कि 2.5 3.5, तो 2.5 और 2 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो वो वेस्ट है आपका एफर्ट। अगर आप बना रहे हो तो वो वेस्ट है, क्योंकि इतना वेरिएशन आना नहीं है। और फिर भी हम हमारी लेबर कॉस्ट, मशीन्स, स्टॉक, ये सब चीज़ें उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक में बोला कि अननेसेसरी चीज़ों को रिमूव करें, जो नेसेसरी है उन पर फोकस रहे, ताकि स्पेशलाइजेशन लाई जा सके। कुछ ही टास्क होंगे और लोग उन्हें बार बार करेंगे तो वो हो जाएंगे उसमें एक्सपर्ट्स। सो आपको ऑल एंड ऑल बेनिफिट देती है ये सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।